हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल यूपीएससी का सीएपीएफ का पेपर हुआ है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें जीएस आती है। सेकंड पेपर में आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है, जिसमें आपको उन्होंने पैसेज भी पूछा था और उसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन और कुछ वोकैब के क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स या तो एसएससी सीजीएल दे रहे हैं या फिर वो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं या फिर वो सीनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सीनियर असिस्टेंट या लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात को अच्छे से समझ ले कि आपका कंपटीशन जो है वो ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ भी है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पीसीएस आपको सबको पता है कि एक्सपेक्टेड था 2022 में आना ही आना है, लेकिन पीसीएस आपको पता है कि ट्रिब्यून में भी न्यूज़, किसी ना किसी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई या फिर एक ऐसे भी अफवाह है या ऐसा कुछ पीपीएससी ने बोला है कि इस साल अभी तक हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला सरकार से कि आपको पीसीएस देना है, ठीक है, पीसीएस कंडक्ट करवाना है। जो पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी जो लेबर इंस्पेक्टर या सीनियर असिस्टेंट है वो टारगेट जॉब है। हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अभी कल भी रिसेंटली मैसेज आया कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं लेबर इंस्पेक्टर का पेपर भी अटेम्प्ट कर रही हूँ। जो आपका कंपटीशन होगा वो बहुत टफ होगा। तो इसके लिए आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए, ठीक है। इसमें जो इंग्लिश आई है तो उसकी जो इंग्लिश जो हम डिस्कस करेंगे ये दोनों एग्जाम्स के लिए, लेबर इंस्पेक्टर और सीनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को लेके सीरियस है, पेपर को लेके सीरियस है, तो आप छोड़ तो कोई सब्जेक्ट सकते नहीं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो मैं वही हमेशा बताता हूँ कि आपको जब भी आप पढ़ते हो तो एक टीचर जो है कंटेंट जो है समझ तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन रेलेवेंसी कितनी है किसी एग्जाम को लेके, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ सब कुछ आ रहा है, रेलेवेंट नहीं है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है ना। अगर समझ कुछ नहीं आ रहा, रेलेवेंट है, फिर भी कोई फायदा नहीं है। कुछ समझ आ रहा है लेकिन रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको उस टीचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रेलेवेंट कंटेंट करके ही एग्जाम पास होगा, बिना रेलेवेंट कंटेंट किए एग्जाम पास नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, तो जो भी आंसर्स होंगे मैं आंसर्स लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर, देखो मैं इंसान हूँ, है ना, एक टीचर हूँ, भगवान तो नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत है या मेरा कोई आंसर गलत लिखा जा रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बाद में मुझे बता सकते हैं, मैं वो एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसका बताना है कि वॉइस चेंज करना है, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आपको पता है कि अगर जो सेंटेंस है वो लेट से बना हुआ है, तो इसका सीधा सेंटेंस और कुछ नहीं बनेगा, सिंपल एक सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शट द डोर, शट द डोर। बस जो मैंने क्लास में एग्जांपल करवाई हुई है वो ओपन द डोर करवाई हुई है। तो ओपन द डोर की एग्जांपल क्या बन गई? लेट द डोर बी ओपन। यहाँ पे क्या बन गया था? लेट द डोर बी शट, ठीक है। शट 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 एक वर्ब होती है, ध्यान रखना ये तीनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। अब इसका डायरेक्ट बनाना है, ये इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। वैसे मैंने कम गो बताया हुआ, सब कुछ सारी चीजें क्लियर की हुई हैं, लेकिन इसमें कम दो का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे बनेगा समझ लो। ही सेड, देखो अब यहाँ पे ही लिखा हुआ था तो अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट जो है वो दो चीजों से बन सकता है। अगर आपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है तो वो भी किसमें चेंज हो जाती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपने डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर हम जिसको कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी किसमें चेंज हो जाता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इससे बना लेता हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट। अब यहाँ पे गॉन लिखा हो, देखो अगर यहाँ पे मैं गो देयर लिख दूंगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि गो देयर भी गो देयर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कम हेयर लिख दूंगा तो वो भी सही हो सकता है ना। लेकिन अगर कम हेयर किसी सिचुएशन में चेंज होता है, किसी सिचुएशन में चेंज नहीं होता। अब आप यहाँ पे सिचुएशन को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो मैं सिंपल के साथ चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे भी गो देयर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे गो देयर लिखा हुआ है, अब मुझे इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, तो कैसे बनेगा? ही सेड, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ही सेड टू मी, है ना, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट
इसका क्या बन जाएगा ही, डिड नॉट का क्या बन जाएगा हैड नॉट गॉन देयर, बन गया। तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका आंसर यहाँ से हैव के साथ आ रहा हो, कम के साथ आ रहा हो, हेयर के साथ आ रहा हो, तो इसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं, तो वो बन सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिया, ये वाला आंसर आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस है, तो ये भी सेंटेंस करवाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देख ले, ऑप्शन तो नहीं है, हाँ चलो इसी में करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिखा है कि ही हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट ईदर। ठीक, सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है, रीराइट यूजिंग नीदर नॉर। अब कंजंक्शनल पेयर्स आपने पढ़े होंगे, ईदर और पढ़ा होगा, नीदर नॉर पढ़ा होगा, लेकिन हमने वो चीज़ों याद की हुई हैं, लेकिन अब इसमें उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपकी वो समझ चेक कर रहा है कि लैंग्वेज को लेके आपकी समझ कितनी है। तो जिस स्टूडेंट की समझ अच्छी होगी वो इसको परफॉर्म करेगा पेपर को। अगर आपने सिर्फ रूल्स पे जोर दिया है, फिर कम चांसेस है कि आप इसको ऐसे लिख पाओ सेंटेंस को। ठीक है, तो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। वो क्या कह रहा है कि ना तो वो पढ़ सकता है, ना तो उसने देखी थी किताब, ना उसने पढ़ी। ठीक है, सॉरी, ना उसने पढ़ी ना उसने देखी थी। तो दोनों चीजों को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, मतलब कैंसिल करना है। तो इसके लिए जो हम पेयर यूज कर सकते हैं वो कौन सा यूज कर सकते हैं, नीदर नॉर का। तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। ही हैड नीदर रेड नॉर सीन द। अगर आप यहां से यहां तक आ पाए ना, तो आपके लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अगर नहीं आ पाए तो आपने ग्रामर पढ़ी है, तो फिर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा, मैं ये भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने के लिए कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर दोनों की जरूरत है। तो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू पढ़ोगे फिर ज्यादा फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट, ही ब्लैंक डू इट फॉर द लास्ट 2 days। ठीक है, अब डू की यहाँ पे टेंस यूज करना है, कौन सा टेंस आएगा। तो ये तो भाई बहुत बेसिक चीजें हैं यार। जब आपको बताया कि जब आपको ड्यूरेशन दी गई हो तो वहां पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है, ये सारी चीजें करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे उसने ड्यूरेशन दे दी, अगर ड्यूरेशन दे दी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज बीन, सिंपल, बात खत्म। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे यार कि यार ये तो वर्ब की फॉर्म बोल रहा है, तो ये टेंस कहाँ से आ गया। अगर आप मेरे से टेंस पढ़े हो तो टेंस की डेफिनेशन यही होती है कि वर्ब की फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म को ही टेंस कहते हैं। तो ये आपको समझने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये भी सेम करवाया हुआ है, सेम। ये देखो, कंपैरेटिव डिग्री यूज करके उसको नेगेटिव में कैसे बनाना है, उसके नेगेटिव क्या कैसे बन सकता है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारा एनालिसिस करके समझाया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये भी वो सेम कंपैरेटिव डिग्री है। तो वो क्या कह रहा है समझो, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब उसका भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो मतलब ही भी तो है ना, इस सिचुएशन में ही भी तो है ना। इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका कंपैरिजन किससे हो गया, उसके ब्रदर से हो गया। तो इसका मतलब ही तो अंडरस्टूड है कि ही भी होगा। यही समझने वाली बातें होती हैं, इसमें रूल नहीं है कोई, ये समझने वाली बात है कि अगर कह रहे हैं कि उसका भाई उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उससे तो होगा ना। तो अंडरस्टूड क्या है, देन ही। तो ये आपको समझ आना चाहिए था। धन्यवाद। अब हम क्या बोल सकते हैं कि उसका वो जो है अपने भाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है। अगर हमने ये बोलना होता कि वो अपने भाई जितना इंटेलिजेंट है, फिर हम क्या बोलते, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। लेकिन अब हमने क्या बोलना है कि वो अपने भाई के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, नॉट। जब हम नॉट लगाते हैं तो हम एज का यूज भी कर सकते हैं, हम सो का यूज भी कर सकते हैं, दोनों सही। आपने एज पेयर पढ़ा होगा, बस आपने ये पढ़ा होगा कि यार नेगेटिव में सो एज होता है और पॉजिटिव में ये होता है। हमने ये ग्रामर पढ़ी, लेकिन ये ग्रामर काम नहीं आएगी अगर आपने अच्छे लेवल का पेपर देना है, ग्रुप बी का पेपर देना है, इंस्पेक्टर लेवल का पेपर देना है, फिर ये चीजें थोड़ी ना काम आएंगी। ये तो क्लरिकल लेवल पे खत्म हो जाता है ना। तो ये बात समझने वाली। सो ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका भाई जो है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वही वो कह रहा है कि इसको नेगेटिव में बनाओ, बिना मीनिंग चेंज किए। नेगेटिव में हमने बना दिया, बात खत्म। नेक्स्ट, ही सिटिंग ब्लैंक द शेड ऑफ ट्री, है ना, शेड ऑफ अ ट्री। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अंडर। ठीक है, ट्री देख लिया तो अंडर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अंडर लगाया। ये भी करवाया हुआ, सेम शेड वाला सेंटेंस भी कराया हुआ।
भाई अगर आप पेड़ देख रहे हो तो पेड़ के साथ, अगर आप पेड़ के साथ रिलेशन देखोगे तो अंडर आएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो शेडो की बात कर रहे हैं। तो कोई इंसान अगर शेडो में बैठा है, शेडो तो एक रीजन हो गया, एरिया हो गया, उस एरिया में बैठे हो तो उस एरिया के लिए क्या यूज करोगे, इन। ये समझना था। तो अच्छे लेवल का सेंटेंस है। शेडो की बात कर रहे हैं, वो शेडो चाहे पेड़ की है, चाहे बिल्डिंग की है, चाहे इंसान की है, चाहे जानवर की है, चाहे माउंटेन की है, किसी भी चीज की है, वो फर्क नहीं पड़ रहा, हम शेड की बात कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन शेड के लिए यूज हो रही है, ना कि ट्री के लिए। ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट किसका है, इस वाली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये शेडो के लिए क्या आ जाएगा, इन। नेक्स्ट, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज। कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग इनफ। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखो इनफ शब्द को अच्छे से समझाया हुआ है हर सिचुएशन को लेके, कि इनफ कैसे कैसे काम करता है, उसका मीनिंग क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत अच्छे तरीके से समझा। क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है कि वो इतना स्ट्रांग तो है कि वो अपने एनिमीज को डिफीट कर सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं, ही इज स्ट्रांग इनफ टू डिफीट हिज। अगर आप ये बना पा रहे हैं ना, तो फिर आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बना पा रहे तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को ऐड करना पड़ेगा ग्रामर में। तो वही आज के एग्जाम की डिमांड भी है, आपके सामने ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द फेंस। ठीक है, पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स है ना, तो पता है क्या, एक ईडियम होता है ऑन द फेंस। ठीक है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑन टिक किया। ठीक है यार, प्रेपोजिशन इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, आप प्रेपोजिशन को याद नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने लिखा बोर्ड, अभी इसके लिए बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ये व्हाइट बोर्ड लिखा ना, ये डिजिटल बोर्ड है ना, तो मुझे बताओ फटाफट क्या आएगा। व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ग्रीन बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, डिजिटल बोर्ड है। चलो व्हाइट बोर्ड के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमें वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो इस वजह से मैंने व्हाइट बोर्ड लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑफ आएगा, बाय आएगा। तो सबको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। सबने 99% स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑन बोला। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला लुक ब्लैंक द बोर्ड, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। तो इट इज ऑल अबाउट सिचुएशन कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब व्हाइट बोर्ड का सरफेस यूज नहीं हो रहा, वो एक एम बन गया, आपका टारगेट बन गया। ये भी सारी चीजें हैं, लेकिन आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ है, तो इसी वजह से ये टारगेट बन गया, एम बन गया, तो एट आ गया। शी स्माइल्ड ब्लैंक मी, तो मैं क्या हूं, एम ही तो हूं, टारगेट ही तो हूं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, एट। ठीक है, अगर मैं बोलूं राइट, अब ये बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम एट लगा दोगे, नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑन, क्योंकि अब इसका सरफेस यूज हो रहा है, सरफेस की प्रेपोजिशन होती है ऑन। तो आप यहाँ पे याद नहीं कर सकते कि फेंस है तो फेंस के साथ ऑन आएगा। फेंस के साथ ऑन इस वजह से आता है क्योंकि वो बाउंड्री है। ऑन प्रेपोजिशन होती है बाउंड्री की, ऑन द पेरिफेरल, ऑन आउटस्कर्ट्स, ऑन फेंस। ऑन द फेंस एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। जब आप बाउंड्री पे बैठे हो तो 1 लाख इधर है, 1 लाख इधर है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरफ जाना है, तो इसी वजह से उसका मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। पंजाब के पेपर्स में तो नहायत ही बार पूछा गया, वैसे भी पेपर में बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे वो कह रहा है जंप, तो यहाँ पे एक दीवार है, अब फेंस है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री को जंप करके दूसरी साइड जाओगे ना, उसके ऊपर थोड़ी ना बैठोगे। जंप का मतलब क्या, दूसरी पार जाना। तो दूसरी पार जब जाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, ओवर। समझ आई? तो ये भी करवाया हुआ है, सेम सेंटेंस। ये देखो जंप। तो हमने बहुत मेहनत की है स्टूडेंट्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, कि स्टूडेंट्स को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, सेम सेंटेंस कराया, देखो। चलो, he gave a modest answer, ठीक है, to the question। ये भी करवाया हुआ है, चलो इसका स्क्रीनशॉट रह गया अब लगाना, मुझे लगता है नहीं लगाया। ठीक है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन। तो आपको सबको पता है कि यार अगर मैं लिखूंगा नाइस, नाइस का एडवर्ब फॉर्म क्या बन जाएगा, नाइसली। एडजेक्टिव के साथ लगा देते हैं, तो इसका भी क्या बन जाएगा, he gave। और मैंने ये ट्रांजिशंस भी करवाई हुई हैं। अगर ये आपको एडजेक्टिव दिया हुआ तो इसको एडवर्ब बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा, सब कुछ करवाया हुआ है। he gave an answer, he gave an answer to the question modestly। modestly का मतलब क्या है कि उसने ईगो के साथ आंसर नहीं दिया, प्राउड वे नाल नहीं दिया। ठीक है, उसने अपने आप को नीमा रख के दिया है, नीचे रख के दिया है। ठीक है, तो वो प्राउड या ईगो नहीं दिखा रहा, या दिखा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये
नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज टू। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जिसने पेपर सेट किया। तो यूपीएससी ने पेपर सेट किया है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये भी करवाया। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ईट की जगह पे क्या आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। ईट आएगा, ईटिंग आएगा, ईट्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा आप ट्राई कर लो एक बार। तो ये भी सारी चीज़ें देखो, गेट यूज टू, गॉट यूज टू, हैज़ गॉट यूज टू, सारी चीज़ें कराई हुई हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। ठीक है, ये भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एक एडजेक्टिव है और ये प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन का क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आएगा ईटिंग। ठीक है, हाँ, पैसेज हमने इस वजह से नहीं किया, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे यार सर ने पैसेज नहीं करवाया, पैसेज नहीं कराया, पैसेज कैंसिल किया। क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे यूपीएससी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मोटिव यहाँ पे ग्रुप बी लेवल के पेपर्स जो है, चाहे जो मैंने बताया लेबर इंस्पेक्टर हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, या फिर सीजीएल हो गया, तो उसमें इतने बड़े पैसेजेस नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिव नहीं बनता मैं इतना बड़ा पैसेज सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस वैसी नहीं है। हाँ, लेकिन ये काम की चीज़ है, तो इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आगे चलते हैं, अच्छे सेंटेंसेस है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, तो ये वो कैप आई हुई है कुछ। ठीक है, अच्छे वो कैप के 4-5 फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये भी सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, क्योंकि ये मैंने करवाया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे ही करवाया हुआ, और मुझे पता है पेपर में आएगा भी आएगा, अच्छे पेपर में आएगा। तो आ भी गया पेपर में। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो, मैं ब्रिंग अबाउट स्पेशल मैंने स्टार मार्क करके करवाया हुआ है। ठीक है, चलो एनीवे, देखो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर लेके आना, टू डिस्प्ले। ठीक है, जैसे मैं बोलूं रफ टाइम्स ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। ठीक है, तो जो भाई रफ टाइम्स होते हैं जिंदगी के, वो जो है बेस्ट निखार लेके आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, वो बाहर लेके आते हैं, किसी चीज को बाहर लेके आना। नेक्स्ट है गिव वे, एक होता है गिव अवे। ठीक है, गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को एज अ गिफ्ट देना, दूर करना किसी चीज को। कोई चीज मेरे हाथ में है, तो इसको मैंने अपने आप से दूर कर दिया, तो मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया। ठीक है, प्रदान कर दिया। लेकिन ये है गिव वे। वे का मतलब होता है रास्ता। आप यहाँ पे खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, कोई आ रहा है वहां से, तो आप रास्ते से साइड हो गए, मतलब किसी चीज को रास्ता दिया, मतलब आप वहां से हट गए। तो आपने सिचुएशन को फेस नहीं किया, बल्कि सिचुएशन के सामने माथा टेक दिया। तो इसका मतलब होता है किसी चीज के आगे सरेंडर कर देना। थोड़े दिन पहले ना, एक हफ्ता पहला मेरे पास एक स्टूडेंट का, असम से एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने एक पेपर भेजा था, उन्होंने पेपर की तैयारी करनी थी। तो उसमें उसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था गिव वे का। ठीक है, डो नॉट गिव वे टू द अनजस्ट डिमांड्स, मतलब अनजस्टिफाइड डिमांड्स के आगे अपना सिर मत झुका लेना। ठीक, डटे रहना उसके आगे। ठीक है, तो इसका सिनोनियम होता है सबमिट करना। जो स्टूडेंट्स मेरे से मंजिल सीरीज में या स्टार सीरीज में पढ़े हैं, तो उसमें मैंने सबमिट का मीनिंग करवाया हुआ प्रोनाउन चैप्टर में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में करवाया हुआ, मैं ये भी बता देता हूँ। और सबमिट के बाद स्पेशल बताया हुआ कि टू प्रेपोजिशन आती है, तो यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है ना, तो सबमिट आएगा। ठीक है, तो पेव द वे का मतलब क्या होता है, पेव का मतलब भी रास्ता होता है, पेवमेंट का मतलब रास्ता होता है। ये वाला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेव का मतलब भी रास्ता होता है। पेव द वे फॉर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये गलत हो गया। एंटर गलत हो गया, रिटायर गलत हो गया। तो पेव का मतलब रास्ता देना, पेवमेंट का मतलब जो बीच में रास्ता होता है। जैसे आप थिएटर में जगह, थिएटर में जो रास्ता होता है ना बीच में, तो उसको पेवमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो रास्ता है जाने के लिए। सो ये है, तो ये सेंटेंस हो सकता है। आपको मैंने गिव वे का सेंटेंस बता दिया, डू नॉट गिव वे टू देयर अनजस्टिफाइड डिमांड्स। ठीक है, नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। और मैं ये भी बता देता हूं कि इनटू है। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूं कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, लुक इनटू, लुकिंग इनटू होता है, लुक इनटू होता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग के साथ इनटू का यूज मत कर लेना, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन आए हुए, आगे करवाऊंगा। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है
कि किसी के साथ सिंक होके चलना, किसी के साथ जुगलबंदी में चलना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि यार मेरी टीममेट्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, सो आई गेट अलॉन्ग विद माई टीममेट्स, मतलब मेरी टीममेट्स के साथ अच्छी बनती है, ठीक है, तो उनके साथ मिलजुल के हम काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन अच्छा हो। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट, तो ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब होता है टू कॉज, है ना, टू कॉज समथिंग। तो अब डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट तो पड़ा है ना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने एक चीज़ बना दी कुछ ना कुछ, मैंने सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसी मेडिसिन ले आया मार्केट में, ठीक है, तो वो जो मेडिसिन है ना, उसने बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन को ख़त्म कर दिया, अब वो एक्सपेंसिव मेडिसिन का यूज़ नहीं रहा, तो ये मेडिसिन जो है इस इंडस्ट्री में चेंज को कॉज कर सकती है, बदलाव लेके आ सकती है। तो वो बदलाव लेके आने का मतलब क्या है, कॉज करना, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन या दिस मेडिसिन कैन ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट बताता हूं, ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक, सपोज करो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने के लिए जो उसको चीज़ की जरूरत पड़ती है वो 500 रुपये की है, लेकिन ये वाली जो मेडिसिन है ये 2 रुपये की है, तो ये मेडिसिन रेवोल्यूशन ले आएगी ना, वो 500 वाली चीज़ की जरूरत ही नहीं, सो सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है, कॉज, कैन कॉज अ रेवोल्यूशन, ठीक है। चलो, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, अब ये सेंटेंसेस हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स निकालने हैं, ये सेम सेंटेंस मैंने करवाया हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हो सकता है कि इसमें गलती लगे, लेकिन 1.5 आवर्स ये स्पेशल मैंने कंसेप्ट करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर प्रेपोजिशन की इस्तेमाल पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कर ली, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ की। अब ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये ड्यूरेशन थी, ड्यूरेशन के लिए उसने क्या यूज़ किया, फॉर, तो फॉर प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो ये गलती थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, हाँ हो गया, ये हमने सेम करवाया हुआ, देखो ये फॉर लिखा हुआ। नेक्स्ट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप कॉरल्स, ठीक। देखो पिकअप का मतलब तो होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, जैसे, है ना, कहते हैं कि स्पीड को पिकअप करो, ठीक है। तो पिकअप का मतलब क्या है, बढ़ाओ किसी चीज का बेटर होना, टू गेट बेटर, टू इम्प्रूव, ठीक है। ये मतलब हो सकता है। पिकअप का दूसरा मतलब हो सकता है कि किसी इंसान को ट्रांसपोर्ट में उठाना, पिकअप कर लेना भाई मुझे वहां से, वो भी हो सकता है, ठीक है। सो पिकअप का मतलब चूज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पिकअप क्वारल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पिकअप फाइट एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट शुरू करना, शुरुआत करनी है लड़ाई की, तो पिकअप फाइट, तो फाइट का हम क्वारल भी बोल सकते हैं, पिक आ क्वारल। क्वारल और फाइट में क्या फर्क होता है, जो क्वारल होता है ये लाइट वर्जन होता है फाइट का, ठीक है, ये समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा लाइट वर्जन है। तो ये इंटेंस है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये लाइट वर्ड है थोड़ा सा, तो हल्का फुल्का झगड़ा है तो उसके लिए क्वारल वर्ड यूज करो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़ाई है तो उसके लिए फाइट वर्ड यूज करो, ठीक है। तो ये प्लूरल लिखा हुआ है, तो प्लूरल लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पिक क्वारल्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सो अप नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ये एरर था, आगे चलते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स, ठीक है, तो ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, तो ये भी मुझे पता, आपको समझाया हुआ काफ़ी बार, ये सेम सेंटेंस करवाया हुआ, आप देख लो, ऑर्डर फॉर, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि फॉर नहीं आता। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर डिनर, तो यहां पे मुझे बताना कि फॉर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद नहीं कर सकते कि ऑर्डर के साथ आएगा नहीं आएगा, वो तब नहीं आएगा जब वो वर्ब होगी। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, नाउन ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है, करवाई हुई है हमने सारी, ये सारा करवाया। अब ये देखो डिस्कस अबाउट आया हुआ है, तो ये भी पेपर में आ गया, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, अबाउट नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब का अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये भी करवाया हुआ है, डिस्कस अबाउट योर प्लान,
यूएससी सेम सेंटेंस, ठीक है, तो अबाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। मुझे ये पेपर का, अगर पेपर में काफ़ी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये टॉप 3 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नेगेटिव मार्किंग करवाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है, गलत करवा के आएगा। और जब इसका आंसर आपको पता लगेगा, आप बोलोगे कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर मतलब कंसेप्ट किया होगा। तो बात सिर्फ कंसेप्ट की नहीं होती, बात होती है उसकी एप्लीकेशन की। क्या आपने उस तरीके का सेंटेंस पढ़ा है, क्या आपने उस तरीके का सेंटेंस पढ़ा है, ठीक है। सो अगर मैं आपको ये सेंटेंस लिख के दूं, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि यार हिज लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये पढ़ा। लेकिन इसी कंसेप्ट की ये एप्लीकेशन है, उसने क्या बोला, वन कैनॉट बी टू केयरफुल, ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकता किस चीज के लिए, जो वो बोल रहे हैं। मतलब आप जिंदगी में बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं बोल सकते, फिर आप नेचुरल कैसे रहोगे, नेचुरल रह पाओगे नहीं, फिर तो यार सारा दिन सोच सोच के यार मैं इसको ये बात बोलूं या ना बोलूं, आप नेचुरल रहोगे ना। अगर कई बार लगता है कि कोई चीज ज्यादा बोली गई तो फिर आप उसके लिए सॉरी फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप टू केयरफुल नहीं रह सकते, टू का मतलब निजायज केयरफुल, वो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। सो ये बात कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपने बोला वन, तो यहाँ पे आप वन डिफाइन कर सकते हैं कि ये मोहित है, हीना कौन है, लेकिन आपने तो ये डिफाइन कर दिया कि ये वन ही है, तो ही तो हो नहीं सकता, तो ये कोई भी हो सकता है, तो ही तो लिख नहीं सकते। क्या शी लिख सकते हैं, शी भी हो सकती है। अच्छा, क्या रोहित हो सकता है, रोहित कोई भी हो सकता है, तो फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इसी वजह से वन लिखेंगे। यही तो समझना था, यही तो क्वेश्चन की खूबसूरती थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और ये काफी अच्छा पेपर था। ये सेम देखो, व्हेन वन हियर्स अबाउट द कोविड पैंडेमिक ही फील्स सॉरी, तो यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है, सेम तरीके के सिचुएशन के साथ हमने सेंटेंस करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल का हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अगर पंजाब के पेपर्स की तैयारी करनी है, सीनियर असिस्टेंट की, लेबर इंस्पेक्टर की, अच्छे तरीके से समझ के चलना है, शॉर्ट वे में तैयारी करनी है, कंसाइज वे में तैयारी करनी है, ठीक है। आपको ये देखना है कि यार मुझे ये पेपर निकालना है, एक एक नंबर कीमती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या कुछ करवाया है, कैसे करवाया है, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर जो है बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज वे में 55 क्लासेस में आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी वोकैब जो है उसमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जो भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ या रिसेंट जो भी एग्जाम्स हुए हैं, आप ये वाली वीडियोस देखना, ये वाली वीडियोस देखना, ये वीडियो देखना, आप ये वाली वीडियो देखना, ये वीडियो देखना, और इसमें एक ये वाली वीडियो देखना, तो आपको पता लगेगा कि हमारा कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है। आप और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये कंटेंट देखना, तो इसमें सारी वोकैब आपकी कवर होगी। उसके बाद फिर आपका PYQ जो है उसके सारे सॉल्यूशंस भी सारे हैं इसमें। उसके बाद आपको देखोगे कि आपको मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही है, वो भी सारी कंप्लीट है। तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये आप सारी चीज़ें कर, हाँ, 0 लेवल से ही शुरू हो रहा है। जो स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता वो भी शुरू कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इतना कैसे कवर होगा, ये कैसे होगा, हमें तो कुछ नहीं आता, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 लेवल से ही कवर किया है। कोई भी चीज़ फालतू एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं की, टू द पॉइंट है, प्री रिकॉर्डेड है, 1 वे रिकॉर्डिंग है। सारा सिलेबस हमारी इसमें 55 क्लासेज, मैंने आपको बताया कि 49-50 क्लासेज अपलोड हो गई हैं। लास्ट में प्रेपरेशन वाला चैप्टर रह गया, तो 4-5 क्लास में वो हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डन है, कंप्लीट है। आप अभी आपके पास टाइम है, बाद में टाइम मिले या ना मिले, बाद में फिर डेट्स आ जाएंगी, फिर तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी प्रेशर नहीं है। जब जैसी डेट आ जाएगी प्रेशर बन जाएगा, फिर आपके लिए कोई भी नई चीज़ करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अब आप जितना मर्जी टाइम लगा सकते हैं न्यू थिंग्स को कवर अप करने के लिए। तो अभी रेलेवेंट टाइम है, सही टाइम है किसी भी चीज़ को करने के लिए। इंग्लिश करनी है तो ये मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से आप कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। थैंक यू भाई।